हेलो दोस्तों, हेलो। स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यूरियकर्स पर। आज हम एक बहुत अच्छा वीडियो देखने वाले हैं जिससे हमारी जीके काफ़ी इंक्रीज़ होगी और ये काफ़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जिस वीडियो का टाइटल होने वाला है, तो जो टाइटल है वो है फ्रॉम चाणक्य टू मुगल्स द अमेजिंग स्टोरी ऑफ इंडियन रुपी। मतलब चाणक्य से लेके मुगल साम्राज्य तक भारतीय रुपए की इतिहास का हमें ज्ञान होगा। बिल्कुल सही। तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए देखते हैं वीडियो। सो लेट्स वॉच। वेलकम और वर्ल्ड फेयर जाऊँ प्रशांत धवन। नाउ इतिहास में आप अगर देखो तो शायद रुपी वन ऑफ द ओल्डेस्ट करेंसीज इन द वर्ल्ड है। ऑफिशियली तो वैसे कहते हैं कि पाउंड स्टर्लिंग है दुनिया की सबसे पुरानी ऑफिशियल यूज की जाने वाली करेंसी, मगर रुपी की जो हिस्ट्री है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के समय आप अगर देखें तो टोटल 8 देश है दुनिया भर में जो रुपी को यूज करते हैं एज देयर करेंसी। जिस तरीके से यूएसए का डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है, दोनों की वैल्यू अलग होती है इंटरनेशनल मार्केट में, उसी तरीके से हर कंट्री के रुपी की वैल्यू अलग है। मगर आप देखोगे करेंसी का नाम आपको रुपी मिलेगा, चाहे वो भारत हो, इंडोनेशिया में इसकी स्पेलिंग अलग होती है, ये लोग रुपया कहते हैं, मालदीव्स में रुफैया कहते हैं, ओरिजिन इसका रुपी ही है। उसके अलावा मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, सेशल्स, श्रीलंका, हर जगह आपको रुपी ही मिलेगा। मगर इतने सारे देश अपनी करेंसी को रुपी क्यों बुलाते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है? रुपी आप अगर देखो अपने आप एक संस्कृत वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है सिल्वर कॉइन, मगर इसकी हिस्ट्री को एक्चुअली में समझने के लिए आपको 6th सेंचुरी बीसी में जाना होगा। आज से हम बात कर रहे हैं करीब 2700-2800 साल पहले। दुनिया भर में कॉइन्स का प्रयोग ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए बहुत ही लंबे समय से किया जा रहा है। बताया जाता है कि इनिशियली कॉइन्स का ऑफिशियली यूज किया गया था चाइनीज सिविलाइजेशन में, इंडियन सिविलाइजेशन में, और ऑफ कोर्स जो ग्रीक सभ्यता है वहां पर भी ये लोग सिक्कों का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे आप देख पाओगे एग्जाम्पल है उस जमाने के इंडियन कॉइन्स की। ये 2 कॉइन्स आपको दिखेंगे, एक पे हाथी बना हुआ है, दूसरे पर शेर बना हुआ है। और इनिशियली बहुत से कॉइन स्टोन के थे, मगर बाद में हमने देखा कि मेटल कॉइन्स भी आने लगे इंडिया के छोटे एम्पायर में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे कुरु एम्पायर में इस टाइप के सिक्के थे, काशी में इस टाइप के सिक्के थे, वत्स्या में इस टाइप के सिक्के थे, मगध में इस टाइप के सिक्के थे। और फिर इसी दौरान देखा गया कि मौर्य साम्राज्य का राइज हुआ और आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी। अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य ने क्लियरली मेंशन किया था कि देखिए इंडिया में बहुत टाइप ऑफ कॉइन्स आपको मिलेंगे। जो सिल्वर कॉइन्स होते हैं उनको हम कहते हैं रुपया रूपा, जो गोल्ड कॉइन्स हैं इन्हें हम कहते हैं स्वर्ण रूपा, और कॉपर कॉइन्स को ताम्र रूपा कहा जाता है। तो कॉइन्स को यूज करने के मामले में इंडिया एक्चुअली काफी आगे था। हालांकि हमारे सारे कॉइन्स एक शेप के नहीं थे, वहां पे सेम टाइप के सिंबल नहीं थे, काफी जगह बार्टर सिस्टम मतलब के चीजों के बदले चीजों का एक्सचेंज ये काफी कॉमन था। मगर उस वक्त की इकोनॉमी में कॉइन्स का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा था। और आचार्य चाणक्य ने तो अपनी किताब में ये भी मेंशन किया है कि कॉइन्स किस तरीके से इशू करने चाहिए, ये कैसे इंश्योर करना चाहिए कि गलत लोग ज्यादा कॉइन्स अपने पास होल्ड ना कर ले। और आचार्य चाणक्य का जो ये कंट्रीब्यूशन है करेंसी को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, इसको काफी बार आरबीआई ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्नॉलेज भी किया है आचार्य चाणक्य पर बेस्ड कॉमेमोरेटिव कॉइन छापकर। यहाँ पे आप देख पाओगे 2010 का कॉइन है, एक स्पेशल कॉइन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कहने पर मिंट किया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मौर्य एम्पायर के टाइम के कॉइन्स। ऑफ कोर्स अगेन यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे हर कॉइन का सेम वेट नहीं है, सेम शेप नहीं है। ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती रही थी बहुत ही लंबे समय तक। मगर मौर्य साम्राज्य सेंस इतना जरा विशाल था, तो जो ये यूज है इन टाइप के कॉइन्स का, ये साउथ में और कंट्रीज में ऑलमोस्ट हर जगह ही फैल चुका था। इसी दौरान इंडोनेशिया में भी इन लोगों ने सिल्वर कॉइन्स को रुपया बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें ऑफ कोर्स चोला एम्पायर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था ना। फिर हम आते हैं सीधा शेर शाह सूरी पर। शेर शाह सूरी मेरे हिसाब से इंडिया की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्परर्स थे। इन्होंने दिल्ली में सिर्फ 7 साल तक राज किया। मुगल एम्पायर तो आपको पता होगा बाबर ने शुरू किया। बाबर आया उज्बेकिस्तान से, उसने फिर इंडिया में मुगल एम्पायर स्थापित कर दिया। बाबर मर गया, फिर बाबर का बेटा आया हुमायूं। हुमायूं आराम से राज कर नहीं पाया क्योंकि शेर शाह सूरी ने काफी बार हुमायूं को अटैक किया, हुमायूं को खदेड़ा। और यही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था जब शेर शाह ने दिल्ली में बैठकर यूनिफॉर्म कॉइन्स का सिस्टम स्टार्ट कर दिया। हुमायूं जंग हार के अफगानिस्तान के आसपास बैठा था, वेट कर रहा था कि कब शेर शाह सूरी की मौत होगी तो ये फिर से अटैक कर पाएगा दिल्ली पे। मगर उसी दौरान शेर शाह सूरी ने रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स ला दिए। इसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म ये था कि सिल्वर कॉइन का वेट क्या होगा ये तय कर लिया गया था। इनके अंडर 178 ग्राम्स का सिल्वर कॉइन इशू हुआ जिसको रुपया कहा जाने लगा।
फाइनली इंडिया में पैसा, सिक्का, इसका वेट क्या होगा, इसका आकार क्या होगा, इसमें यूनिफॉर्मिटी आने लगी और ये सिस्टम इतना बढ़िया तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया गया कि यही सिस्टम मुगल एम्पायर ने यूज किया। मुगल एम्पायर ने रफली 300 साल तक भारत पे राज किया था। इन लोगों ने भी शेरशाह सूरी का जो आइडिया था चुपचाप कॉपी किया, सेम टाइप के जो कॉइन से इंडिया में यूज किए। उसके बाद जब अंग्रेज आए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बस गई, तब भी इन लोगों ने इंडियन करेंसी का नाम चेंज नहीं किया। इन्होंने यहाँ पर देखा कि रुपया ही कह रहे हैं यहाँ पर सब लोग, तो इन लोगों ने भी इंडियन करेंसी को रुपया ही बुलाया एंड स्लोली रुपी, जो रुपी आज के समय हम यूज करते हैं, दिस बिकेम द करेंसी ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स मुझको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि जो पेपर करेंसी का सिस्टम है ये ब्रिटिशर्स इंडिया में लाए थे। इससे पहले हमारे यहाँ जो भी करेंसी थी ये सिक्कों के फॉर्म में हुआ करती थी। नाउ अब कई लोग एज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा, सिंस ब्रिटिशर्स पेपर करेंसी लेके आए थे और इन्होंने इंडिया में पाउंड इंट्रोड्यूस नहीं किया, इंडिया की करेंसी इन्होंने रुपी ही रखी, क्योंकि लोग यहाँ पर तब तक पैसे को रुपी ही या फिर रुपया ही बोलते थे। तो कुछ लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इंडिया के आसपास के जो देश हैं, ये सेशल्स हो गया, मालदीव्स है, इंडोनेशिया है, ये लोग भी ब्रिटिश एम्पायर की वजह से ही अपनी करेंसी को रुपी बोलते हैं, जबकि दिस इज नॉट द केस। अब इंडोनेशिया का आप एग्जाम्पल ले, इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया। नाउ क्या इंडोनेशिया पर कभी ब्रिटिश एम्पायर ने राज किया था? आंसर है नहीं। इंडोनेशिया पे किसने राज किया था? नेदरलैंड्स ने। और नेदरलैंड्स ने कभी भी रुपये को यूज नहीं किया एज देयर करेंसी। जैसे ही इंडोनेशिया ने 1949 के आसपास नेदरलैंड से आज़ादी पाली, पहला काम इन्होंने ये किया कि जो कॉलोनियल करेंसी नेदरलैंड्स के लोगों ने बना रखी थी इंडोनेशिया में, ये करेंसी हटाई और अपनी करेंसी इन्होंने खुद ही रुपये कर दी, क्योंकि इनका एक प्राचीन इतिहास रहा है। परहैप्स इसका यहाँ पर एक कनेक्शन रहा था चोला एम्पायर से, चोला एम्पायर का यहाँ पे कनेक्शन रहा होगा नॉर्दर्न एम्पायर से। बेसिकली इस पूरे रीजन ने एक टाइम पर पैसे को रुपये बुलाना स्टार्ट कर दिया था और उसका इम्पैक्ट हम आज भी देख रहे हैं। या आप कह सकते हैं एक यूनिक कल्चरल एस्पेक्ट है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों रीजन्स का। अब यहाँ पर आप कहोगे ठीक है, पूरे रीजन में हम रुपये यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर एक देश यहाँ पर पीछे क्यों रह गया? बांग्लादेश को आप अगर देखें तो कल्चरली काफी हद तक ये सिमिलर है पाकिस्तान इंडिया से। तो ये लोग भी रुपये क्यों नहीं यूज करते, ये लोग टका क्यों यूज करते हैं? देखो, बांग्लापीडिया जो बांग्लादेश की खुद की एनसाइक्लोपीडिया है, वहां पर ये खुद कहते हैं कि जो ये वर्ड है ना टका, ये संस्कृत वर्ड टांका से आता है, जिसका मतलब भी सिल्वर कॉइन ही होता है। और एंशिएंट टाइम्स में काफी बार इंडिया के वेरियस पार्ट्स में हम टांका भी कहते थे कॉइन को। और इवन दो रेस्ट ऑफ इंडिया में हमने काफी जगह रुपये यूज करना स्टार्ट कर दिया था। बंगाल में, प्राइमरली ईस्ट बंगाल में देखा गया कि ये लोग अपनी करेंसी को काफी बार टका ही कहते थे। और जब बांग्लादेश एज ए कंट्री आजाद हुआ पाकिस्तान से टूटकर, तो इन्होंने इंश्योर किया कि ये बिल्कुल अपनी बंगाली रूट्स पे जाएंगे, बंगाली एज ए लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा और इवन अपनी करेंसी को ये पाकिस्तानी रुपये नहीं बुलाएंगे, ये रुपये वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ये लोग अब टका बुलाएंगे। तो जो 1971 वॉर थी उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था बांग्लादेश के निर्णय पर। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इस वीडियो के अंत में, जो इस क्वेश्चन का आंसर करेगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके आंसर को हार्ट दे दूं और सही आंसर को पिन भी कर दूं कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोग भी देख पाएं। ऑफ कोर्स जो कमेंट होगी उसको ही पिन कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये है कि जो 1 रुपये का नोट होता है, ये इशू करने की पावर किसको दी गई है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, या फिर सिर्फ केंद्र सरकार को ही। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, बाकी जो लोग सही आंसर कर रहे होंगे उनकी कमेंट को हार्ट दे दूंगा, ताकि आप लोग समझ पाएं कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। तो वीडियो में हम लोगों ने जैसा देखा कि पैसे का प्रचलन मतलब हमारे प्राचीन काल में कैसे था कि पत्थर के सिक्के चलते थे, फिर लोहे के आए, जिनमें मतलब कोई यही नहीं कि मतलब सेम जैसे आपके ज़माने में अगर देखा जाए हमारा 1 का सिक्का और 2 का, मतलब सभी का साइज़ लगभग इक्वल होता है, वेट भी सेम होता है शायद। तो पहले ऐसा नहीं हो पाता था, जिससे कि जो राजा हुआ करते उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि फर्जी लोग तो हर ज़माने में होते हैं, चाहे अब का दौर हो या प्राचीन। आप क्या कहेंगे? तो इसमें मेरा भी यही मानना है कि जो इतिहास भारतीय रुपए का इन्होंने बताया है वो बिल्कुल सही और 100% सही है, क्योंकि जो रिसर्च या फिर जो वर्क करते हैं ना ये वीडियो से पहले, वो काफ़ी मायने रखता है। और चाणक्य जी ने भी रुपए की अहमियत बताई थी। तो हमने एक चीज़ वीडियो में बताई, जैसे कि
भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलन था वो तांबे के सिक्कों का था। तो बिल्कुल आप जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं वो उनके घर में अगर बूढ़े बुजुर्ग हो तो उनसे ज़रूर पूछें कि पहले उन लोगों ने चांदी के मतलब तांबे के सिक्के देखे और क्या उन्हें नदियों में फेंका। शायद याद होगा कि आज दिन भी लोग ज़्यादातर कहीं भी ट्रैवल करते हैं रास्ते में अगर नदी वगैरह मिल गई तो वहाँ पे लोग कॉइन फेंक देते हैं, 1 का सिक्का, 2 का, 10 का, 5 का। पर ये गलत है, ये हमें नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि लोहे की चीज़ से जो पानी होता है वो प्योर नहीं बल्कि प्रदूषित होता है, अच्छा नहीं होता है वो, क्योंकि लोहे में कुछ दिन बाद काई लग जाएगी जिससे पानी ख़राब हो जाता है। और यही रीज़न तांबे का देखा जाए तो तांबे से पानी प्योर होता है बिल्कुल। तो इसलिए लोग पहले पानी में सिक्के भी फेंका करते थे जो कि अब चलते ही नहीं है। तांबे के सिक्के इसलिए नहीं चलते हैं कि शायद इसमें जो कॉस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा आती है। और अभी भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसने ये भी बताया था कि हमें 1 रुपये सिक्के को छापने के लिए 1 रुपया 10 पैसा का बजट खर्च करना पड़ता है, यानी 1 रुपये का जो सिक्का है वो सरकार को महंगा पड़ता है। तो फिर भी लेकिन वो छापते हैं क्योंकि आम लोगों की ज़रूरतें जो पूरी हों। तो वीडियो जो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था और हमें काफ़ी फैक्ट जानने को मिले, जिसमें कि आपने बताया होगा कि जो पेपर करेंसी का जो चलन था वो ब्रिटिश जो लोग थे वो लाए थे, क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ यही सिक्के चलते थे, चाहे वो पत्थर को, चांदी को, तांबे को, किसी के भी। और शायद वर्ल्ड की ओल्डेस्ट करेंसी पाउंड स्टर्लिंग जो उन्होंने बताई है वही हो, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में बता रहे 250 BC से रुपया का चलन है, जिसमें उन्होंने पत्थर या फिर लेड यानी शीशे वगैरह के जो सिक्के दिखाए थे। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप द क्यू रिएक्टर्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हमारी जो इंडियन करेंसी की हिस्ट्री है ये किस टाइप की है, और उन्हें भी इस वीडियो को देख के काफ़ी जानकारी मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।